बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम करते हैं कि कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरीज़। जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेन दो तरह की सर्जरीज़ हैं, एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन और इंट्रा कैप्सूलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। अगर तो कैप्सूल को इंटैक्ट रखेंगे, कैप्सूल अंदर ही रहेगा, सिर्फ लेंस के मैटर को निकालेंगे तो वो एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन है। उसमें पहली होती है फेकोएमल्सिफिकेशन। फेकोएमल्सिफिकेशन में आप जो है सबसे इसके प्रोसीजर क्या होगा, बहुत ईजी प्रोसीजर है। स्टेप वाइज आपने याद रखना है। सबसे पहले ये आई है, ये आइरस है, ये स्क्लेरा है या ऊपर कॉर्निया है। आप एक कॉर्नियो स्क्लेरल इंसिजन, इधर से एक इंसिजन लगाएंगे। इंसिजन लगा के आपको लेंस विजिबल हो जाएगा, ठीक है। साइड व्यू में चेक करें तो यहाँ से ये इंसिजन लगेगी, ठीक है। इसके बाद इंसिजन लगा के, अब इंसिजन लगी है तो जो है एंटीरियर चेंबर में तो एक्वस ह्यूमर होता है, तो एक्वस ह्यूमर जो है वो बाहर आ सकता है इंसिजन लगने की वजह से, ठीक है। तो उसके बाहर आने से बचाने के लिए जो है ना, आपने मेंटेनेंस करनी है एंटीरियर चेंबर की, कोई विस्को इलास्टिक सब्सटेंस डाल देना, ठीक है। विस्को इलास्टिक सब्सटेंस जो है ना वो डालना है, ताकि वो जो है ना टिका रहे एक्वस ह्यूमर और बाहर ना आए, ठीक है। अब विस्को इलास्टिक सब्सटेंस जो है वो कौन सा यूज़ हो सकता है, इसमें हेलॉन है या हाइड्रोक्सी पॉलीमिथाइल सेलुलोज है, वो यूज़ हो सकता है। उससे मेंटेनेंस होगी इंटीरियर चेंबर की। फिर हमने दूसरी एक स्टैब इंसिजन लगानी है। ये इंसिजन लगा के फिर ऐसे हमने स्टैब इंसिजन होती है 90 डिग्री के एंगल की इंसिजन, ऐसे लेंस के एंटीरियर जो है ना कैप्सूल पे ऐसे 90 डिग्री की इंसिजन लगानी है। फिर एंटीरियर कैप्सूलोटमी करनी है। एंटीरियर कैप्सूलोटमी को कैप्सुलोरेक्सिस भी कहते हैं, ये याद रखना है आपने, कैप्सुलोरेक्सिस। पोस्टीरियर कैप्सूलोटमी को कैप्सुलोरेसिस कहते हैं, जबकि एंटीरियर वाले को कैप्सुलोरेक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर कैप्सूलोटमी करेंगे, जो है वो कैप्सूल जो है एंटीरियरली उसको रिमूव कर देंगे। अब लेंस का मैटर हमें विजिबल हो गया है। अब हमने करना है हाइड्रोडाइसेक्शन। हाइड्रोडाइसेक्शन क्या होती है कि आपने प्रोब अंदर डालना है इंस्ट्रूमेंट की मदद से। अब लेंस का जो फाइबर्स हैं वो और पोस्टीरियर कैप्सूल ये तो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनको हमने लेंस के मैटर को सिर्फ निकालना है, तो हम इनको पहले अलहदा करना पड़ेगा। इनको अलहदा करते हैं हम, ये इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, वो अंदर जो है ना हाइड्रो पानी के ज़रिए जो है ना, पानी बीच में आ जाता है लेंस फाइबर और पोस्टीरियर कैप्सूल के, तो इससे वो दोनों ना डिवाइड हो जाते हैं। तो ये इसको कहते हैं हाइड्रोडाइसेक्शन। दूसरा प्रोसेस करते हैं हाइड्रोडिलिनिएशन। जैसे हमने पोस्टीरियर कैप्सूल और कॉर्टेक्स के फाइबर्स को अलहदा किया, ऐसे ही हम न्यूक्लियस और एपिन्यूक्लियस को अलहदा करते हैं। एपिन्यूक्लियस क्या होता है, जैसे लेंस जो है इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कैप्सूल है, ऐसे न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट लेयर को जो है ना एपिन्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये जो पिंक आपको ये पिंकिश से नज़र आ रही है, ये है एपिन्यूक्लियस। तो एपिन्यूक्लियस को जो है ना वो रिमूव करने के लिए हम हाइड्रोडिलिनेशन ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जो है ना, एपिन्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो है ना हम ये वाटर के थ्रू उनकी सेपरेट करेंगे और फिर न्यूक्लियस को एस्पिरेट कर देंगे। फिर न्यूक्लियर रोटेशन है, यानी कि न्यूक्लियर को डिसइंटीग्रेट करके जो है ना, फिर फेको इमल्सिफिकेशन ऑफ कैटरैक्ट है। फेको इमल्सिफिकेशन क्या होती है कि आपने ये प्रोसीजर कर लिया। अब आपने अल्ट्रासोनिक वेव्स देनी है। अल्ट्रासोनिक वेव्स ने जो है ना हमारे पास वो तोड़ फोड़ कर देनी है लेंस के अंदर, लेंस के मैटर को तोड़ देना है, ठीक है। अब लेंस का मैटर जब टूट टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, फिर आपने उसको एस्पिरेट कर लेना है, ठीक है। न्यूक्लियस को भी और कॉर्टेक्स को भी, ठीक है। और जो बाकी रेजिडुअल कॉर्टेक्स बच जाएगी उसको भी एस्पिरेट कर लेना है। अब पीछे बच जाएगा कैप्सुलर बैग। अब जो लेंस है, लेंस में से मैटर निकल जाए तो वो ऐसा सा एक बैग बन जाएगा, उसको आपने इन्फ्लेट, उसमें हवा भरनी है ताकि नया लेंस डालना है, ठीक है। तो हवा भरेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, फिर इंट्राऑक्यूलर लेंस, ये इंट्राऑक्यूलर लेंस है, ये ऐसे अंदर इंसर्ट कर देंगे। सूचरिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। क्यों, ये सेल्फ हीलिंग जो है इंसिजन्स होती हैं खुद ही हील कर जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फेको एमल्सिफिकेशन की एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस इसके 3-4 हैं मेन। एक तो स्मॉल इंसिजन होती है और जो वुंड की हीलिंग है, हीलिंग प्रोसेस बहुत रैपिड होता है और जल्दी वुंड हील कर जाता है। फिर लेस एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म आपका जो है ना वो एक
डिसऑर्डर होता है, आई का रिफ्रैक्टिव एरर है, जिसमें जो लेंस है ना वो एक जगह से मोटा है, एक जगह से पतला है। तो वो एक जगह से लाइट आ रही है तो वो रेटिना के आगे इमेज बना देगी, एक जगह से गुजर रही है वो रेटिना के पीछे इमेज बना देगी। तो मुख्तलिफ रेटिना पे भी बनता है, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, हर जगह इमेज बन रहा होता है। तो उसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। तो ये फेकोएमल्सिफिकेशन से एस्टिग्मेटिज्म का खतरा कम होता है। इसके बाद अर्ली रिहेबिलिटेशन है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव है। फेमटोसेकंड एफएसएल जो फेमटोसेकंड लेज़र है ना वो बहुत महंगा प्रोसीजर है, जबकि ये जो है ना आम तौर पे चलता भी यही है पाकिस्तानी जो है ना ये सेटअप के अंदर। ठीक है, ये फेकोएमल्सिफिकेशन होगी। अब अगला है हमारे पास फेमटोसेकंड लेज़र कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। फेमटोसेकंड लेज़र कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन जो है ना ये सेम वही प्रोसीजर है जो आपके पास ये इसका है फेकोएमल्सिफिकेशन का। बस इसमें आपने ये याद रखना है कि क्लियर कॉर्नियोसेक्लेरल इंसिजन लगानी है। इंसिजन इंसिजन मतलब हर स्टेप जो है ना वो उससे बेटर है फेकोएमल्सिफिकेशन से। और उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू आपने लेंस की फ्रेगमेंटेशन, लेंस की तोड़फोड़ की थी, इसमें आपने फेमटोसेकंड लेज़र के थ्रू करनी है। इसमें आपने याद रखना है फेमटोसेकंड लेज़र जो है ना वो नियोडायमियम का बना होता है। नियोडायमियम एक जो है केमिकल एलिमेंट है, इसकी आगे ग्लास बनता है जिसकी लेज़र बनती है। जो इसमें ये फेमटोसेकंड लेज़र जो यूज़ होती है। इसके बाद इसमें क्लियर कॉर्नियोस्क्लेरल इंसिजन आ गया, एंटीरियर कैप्सुलर, वो सारे प्रोसेसेस वही हैं, बस ये फेमटोसेकंड लेज़र के थ्रू आपने कर देना है। और इसमें एक इंसिजन होती है, उसको कहते हैं लिम्बर लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिजन। लिम्बस वो एरिया होता है जहाँ स्क्लेरा और कॉर्निया आपस में मिल रहे होते हैं। ये जो एरिया है ना ये सारा लिम्बस का एरिया है। तो फेमटोसेकंड लेज़र में कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरी में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आप ये ना लिम्बस पे इंसिजन लगाएं। 4 जगह इंसिजन लगती है, एक 12 ओ क्लॉक पोजीशन पे, एक 3 ओ क्लॉक पोजीशन पे, फिर 6 ओ क्लॉक, फिर 9 ओ क्लॉक पोजीशन पे। ऐसे 4 इंसिजन लग जाती हैं। 4 इंसिजन लगती हैं तो जो कॉर्निया का जो टेंशन होती है ना वो कम होती है। उसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म जो है ना वो हमारे पास उसकी करेक्शन हो जाती है। ये आप एस्टिग्मेटिज्म देख लें, एक जगह से लेंस मोटा है, एक जगह से पतला है, तो कुछ इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है, कोई रेटिना में बन रहा है, कोई रेटिना के आगे, तो ये एरर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरी होती है सर्जरी मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। इसमें आपने बस इतना याद रखना है कि सेल्फ सीलिंग वॉल्व्यूलर स्क्लेरो कॉर्नियल इंसिजन होती है। ठीक है, स्क्लेरो कॉर्नियल, यही स्क्लेरा और कॉर्निया पे आपने इंसिजन दे के मैनुअली जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आपने निकाल लेना है लेंस को। अब आगे देखते हैं, चौथी जो है वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन होती है हमारे पास। उसको कहते हैं कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन में आपने क्या करना है कि एक ऐसी इंसिजन लगानी है, जिग-जैग इंसिजन। आपने को पहले तो कर लिया, सारा सारा स्टेप वही किया आपने। कॉर्नियोसेक्लेरल इंसिजन लगाई, एंटीरियर चैम्बर को मेंटेन किया, उसके बाद आपने एंटीरियर कैप्सुलोटमी। अब एंटीरियर कैप्सुलोटमी जो करनी है ना वो ऐसे करनी है, ऐसे जिग-जैग शेप में कट लगा लेने हैं। ठीक है, और ये सिस्टोटोम के ज़रिए ये एक जो अपरेटस है इसके थ्रू आपने ऐसे जिग-जैग शेप में कट्स लगा लेने हैं एंटीरियर कैप्सूल के अंदर। ये देखें आप, ये आपने कॉर्नियोसेक्लेरल इंसिजन दी, इधर से सिस्टोटोम डाला है, और फिर ऐसे एक इंसिजन लगा लिया। ठीक है, और ऐसे इंसिजन लगा के ये लेंस के न्यूक्लियस को ऐसे आपने बाहर जो है डिलीवरी उसकी कर लिया लेंस के न्यूक्लियस की, और बाद में फिर ये खुद ही सुचरिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, खुद ही ये हील हो जाता है। तो ये कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन है। बस इसमें जिग-जैग या ऐसे इंसिजन ये याद रखें आप।